you all? Can you please confirm that? Okay. One suggestion, people who are having Nagar and Das, आप लोगों के लिए भी अगर आप साइड बाय साइड नहीं चीजें लिख रहे हो तो इसमें जरूर लिख लेना. उसका रीजन ये है कि जो नॉर्मल कर्व अभी हम प्लॉट करेंगे ना, ऑल्दो एवरीथिंग आई एम डूइंग इट द कंसेप्ट इज फ्रॉम नागर एंड दास, तो हो सकता है एक दो बच्चे ऐसे हो जिनको लगता हो जब बुक है तो हम क्यों नोट डाउन करें. इसमें पक्का करना, क्योंकि इससे आपको टेबल कैसे देखना है ना उसकी क्लैरिटी होएगी. हम पहले कर्व समझेंगे और उसके बाद टेबल कैसे देखना है उसकी क्लैरिटी होएगी, नहीं तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है. सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जो नहीं भी करते हैं आज जरूर लिखना इस चीज को. So we are starting with normal curve. First we'll understand what is a normal curve. मतलब ये normal मतलब क्या होता है. जैसे हमने binomial किया, binomial मतलब कि हम लोगों ने जो भी हम लोगों का इवेंट है उसको हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो चीजों में डिवाइड कर दिया था, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर. तो इसलिए हमने उसको बोला बायनॉमियल. टुडे वी आर डूइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस नॉर्मल कर्व. So we are starting with normal curve first. लिखने का टाइम आई विल गिव इट टू यू. जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, हमारी जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ना बाइनोमियल में, उसी तरीके से इस कर्व का ये फॉर्मूला होता है. सो द कर्व having the formula y equal to 1 divided by standard deviation root of 2 pi into e to the power minus 1 by 2 x minus m whole square divided by sigma square. ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जैसे कि आप लोगों ने बाइनोमियल में याद किया है. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम लोगों का ये जो सिग्मा है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके. पाई हम सबको पता है, इट्स 22/7. देन वी हैव दिस x, ये जो हमारा m है ना यहाँ पे टू द पावर में, दिस इज m. सो दिस इज आवर मीन. ये चीजें आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगी, तो अभी कंफ्यूज मत होना. जितना हम कर रहे हैं सिर्फ उतने पे ही फोकस करो अभी. ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आपको x की वैल्यू गिवन हो, मीन की वैल्यू गिवन हो, e टू द पावर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो चीज गिवन हो, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो, और आपको y का वैल्यू एस्टिमेट करना हो. तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है. सो जो भी हमारा नॉर्मल कर्व होता है, हियर वी हैव दिस एज मीन. नाउ जिसका भी ये वाला फॉर्मूला जहां पे भी एग्जिस्ट करेगा, जहां पे भी फिट बैठेगा, कि जब हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और हमारा जो y आ रहा है वो y एक्चुअल वैल्यू वाला y है, तो जहां पे भी ये फॉर्मूला फिट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा नॉर्मल कर्व है. हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट में ऐसा डायग्राम किया था ना कि हम लोगों का अगर ऐसे जा रहा है, हमने x की वैल्यू पुट की तो हमारे y की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, दिस इज x1 तो y1 ही आना चाहिए. जब हम अपना इस कर्व को प्लॉट करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ y है वो वाली वैल्यू हमारी आनी चाहिए. लेमन टर्म्स में क्लियर है आप लोगों को? अभी मैंने कर्व प्लॉट नहीं किया है. नॉर्मल कर्व क्लियर है? व्हाट इज अ नॉर्मल कर्व? इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है वो क्लियर है आप लोगों को? ठीक है. अब अगर हम इसके अंदर जैसे हमने बाइनोमियल में किया, ठीक है, जैसे हम लोगों ने सेट थ्योरी में किया था कि हमारा एक नॉर्मल एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, लिखना मत ये, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है. और जब हमने इसका स्पेसिफिक केस ले लिया कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो ये हमारा जीरो हो गया. तो हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मूला आ गया पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी. उसी तरीके से जब हमने ऊपर ये स्टैंडर्ड कर्व नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला लिखा है, जब हम इसके अंदर एक स्पेसिफिक केस ले लेते हैं जहां पे हम लिखते हैं कि सपोज हमारा मीन जीरो है, सपोज हमारा मीन जीरो है किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और जो उसका वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 है, तो जिस स्पेसिफिक केस में
mean equal to 0, standard deviation or variance is equal to 1, wherein if we put the values then we will get the actual value of x. तो ये स्पेसिफिक केस के साथ जो कर्व आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. Okay, this is a specific case of standard normal curve. So, इस केस में जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का जो फॉर्मूला हो जाएगा, जब हम ऊपर वाले फॉर्मूले में एक बार आप लोग खुद करो प्लीज, ऊपर वाले फॉर्मूले में m की वैल्यू 0 पुट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू या वेरिएंस की वैल्यू 1 पुट करो और एक बार अपना फॉर्मूला निकालो क्या आ रहा है. 1-2 मिनट दे रही हूं मैं, फिर मैं उस फॉर्मूले को लिखूंगी. जस्ट अपने आप ही कंफर्म कर लेना कि सही आया है या नहीं आया है. इस फॉर्मूले के अंदर मीन की वैल्यू 0 पुट करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1 पुट करना है. Just take 1 minute. So it will come as y equal to 1 divided by root 2 pi exponential into x square. ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला होता है when mean is equal to 0 and standard deviation or variance is equal to 1. Just give me a quick yes if you are done writing and things are clear to you, so that we will move on to the properties of the नॉर्मल कर्व. जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी और उससे एसोसिएटेड एक तो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसी तरीके से जो नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे अभी. ठीक है, ऑल राइट. सो वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व नाउ. Guys, please, this lecture requires little bit of your attention. इधर उधर मत जाना. Just maintain your focus for some time now. Properties of normal curve. अब हम बोल रहे हैं ये जो सारी चीजें आती है ना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं. सो आई एम सेइंग दैट इफ द पैरामीटर्स, इसमें हमने 2 ही पैरामीटर्स लिए हैं, दैट इज मीन एंड द वेरिएंस ऑफ नॉर्मल कर्व आर स्पेसिफाइड. नॉर्मल कर्व जो हम लोगों ने नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला डिस्कस किया है. सो इफ दे आर स्पेसिफाइड मतलब ये हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यूज क्या हैं, देन द नॉर्मल कर्व इज फुल्ली डिटरमिन्ड. फिर तो हम इजीली उस कर्व का नेटवर्क इशू, हु इज फेसिंग नेटवर्क इशू, इज देयर एनी नेटवर्क इशू एट माय एंड? Am I properly audible, visible, and the screen is fine? Yes, ma'am. Okay, so maybe some Rohan is facing some network issues. All right. So I'm saying that if we have the values of this mean and if we have the values of the standard deviation और हमारे पास अगर x का वैल्यू है तो हम y का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे ना, अगर हम लोगों को सारी चीजें गिवन है. मैं वही चीज लिख रही हूँ. इफ द पैरामीटर्स ऑफ m एंड वेरिएंस ऑफ द नॉर्मल कर्व आर स्पेसिफाइड, देन द नॉर्मल कर्व इज फुल्ली डिटरमिन्ड. आराम से हम लोग इसको प्लॉट करके देख सकते हैं कि हमारा कर्व कैसा बनेगा, एंड वी कैन ड्रॉ इट बाय ऑब्टेनिंग the value of y corresponding to different values of x. Corresponding to different values of x. जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है उसको, सॉरी, जो भी हमारा x टू द कॉरेस्पॉन्डिंग y जो होता है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ x, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं. रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस. तो अगर हम लोगों के पास x का वैल्यू है तो हम इजीली y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो अभी नाउ दिस वाज द इंट्रोडक्शन कि हमारा नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला कैसा होता है. वहां पे हमारा एक स्पेसिफिक केस हमने डिस्कस किया कि मीन का वैल्यू 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 1 है. तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व
स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने 1 लिया है, तो वहां पे हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा? फिर हम बोल रहे हैं अगर हमें सारी वैल्यूज गिवन है तो हम इजीली y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ x। अब हम इस कर्व को प्लॉट करेंगे और जिस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों का ये फॉर्मूला फिट होता है, हमें एकदम पता चल जाएगा कि वो वाला कर्व इस ही शेप का होएगा। सो हम जो अभी कर्व ड्रॉ कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले को लेते हुए ड्रॉ कर रहे हैं। सो this will be symmetric in shape, this will be symmetric and bell shaped. So I'll just draw the curve. Okay, and say this is y-axis to avoid any confusion like last time. What has happened? Okay, wait. So this is y-axis and this is x-axis, and therefore in this case this is 0 and ये हम लोगों का स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, या आप इसको अभी नॉर्मल कर्व ही बोलो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, दिस नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व, दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का भी प्रॉपरली अभी मैं आपको बता दूंगी। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू m। हमने जब स्क्यूनेस डिस्कस किया था उसमें हमने बोला था कि यहाँ पे हमारा अगर सिमेट्रिक केस होता है तो हम लोगों का मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है। तो हमें जो x की, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल कर्व है वो हमारा सिमेट्रिक होएगा अलोंग दिस straight line, and this straight line is nothing but this is the value of mean. So over here x is equal to mean, over here the value of x is equal to mean। और यहाँ पे हम ये चीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर हमने बोला है कि हमारा सिमेट्रिक कर्व है तो हमारी जो भी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड लाई करेंगी एग्जैक्टली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज, अगर ये ए है तो ये ए डैश है, ये बी है तो ये बी डैश है, ये सी है तो ये सी डैश है, एग्जैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज राइट हैंड साइड भी लाई करेंगी। अब जब आप ये कर्व ड्रॉ करोगे तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि आपका जो ये नीचे वाला पोर्शन है ना, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एसिम्टोट है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज कि ये हमारा एसिम्टोट है। एसिम्टोट होता है जो कर्व हम लोगों का एक्स एक्सिस को सिर्फ इंफिनिटी पे टच करता है। तो जो इस कर्व की रेंज होती है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लाई करती है। जो अगर आपको प्रॉपर्टीज पूछ भी जाए, इसलिए मैं ये सारी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हम लोगों का ना इंफिनिटी तक ऐसे ही चलता रहेगा, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आर थिंग्स क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लियर है? एक बार लिख लो, ड्रॉ कर लो। इससे एसोसिएटेड, इस कर्व से एसोसिएटेड मुझे एक दो चीजें और आपको बतानी है, फिर इस कर्व को यूज कैसे करेंगे वैल्यूज फाइंड करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। जस्ट प्लीज राइट दिस डाउन, देन आई विल रब दिस। ये जो बेल शेप वगैरह प्रॉपर्टीज लिखी है ना, इसको मैं रब करूंगी क्योंकि इसी डायग्राम के साथ मुझे कुछ और लिखना है। सो जस्ट प्लीज राइट दिस डाउन। Let me know when you are done. Okay, Rishabh and Parth, what about others? Okay, Vikas, okay, Priya. Anybody wants me to wait? Gaurav, Yash, anybody wants me to wait? I'll just rub this. अच्छा, हमने यहाँ पे बोला कि ये जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हमारा सारा कर्व क्या हो गया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डाटा हमारा एक्स वाई का इस नॉर्मल कर्व को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। सो इसमें हमने बोला दैट दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द स्ट्रेट लाइन
x equal to m because corresponding to x equal to m plus a, m plus a मतलब हम लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे हम m plus a करते जाएंगे, तो हमने यहाँ पे किया, ये हो गया हमारा m plus a, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, सॉरी m plus a डैश, ये क्या हो गया m plus a डैश plus b डैश, ये क्या हो गया m plus a डैश plus b डैश plus c डैश। तो ये जो हमारी वैल्यूज आएंगी ना x इक्वल टू m plus a corresponding to these values and x equal to m minus a, m minus a मतलब हम लोग अब बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड की, so this will be x equal to m minus a, this will be x equal to m minus a minus b, this will be x equal to m minus a minus b minus c. So corresponding to these two things that we are taking on the left hand side of x equal to m, the straight line, left hand side of the straight line x equal to m, and on the right side x equal to, sorry, m plus a and m minus a, the value of y, जो y का वैल्यू हम determine करेंगे, the value of y, this will be same for any value of a chosen, या तो a लिख लो या a डैश लिख लो, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड को a डैश लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड को a लिखा है। अब चाहे वो +2 हो या -2 हो, क्योंकि सिमेट्रिक है तो दोनों केसेस में y का वैल्यू सेम आएगा। सो चोजन प्योरली आर्बिट्ररीली। अच्छा, सेम क्यों आएगा? अगर मैंने बोला x इक्वल टू m माइनस ए, सपोज हमारा जो मीन है, ठीक है, एक बार फॉर्मूला देखना है, मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर लिख लेना प्लीज, क्वेश्चन सुन लो पहले, जो हमारा फॉर्मूला है उसको देखते हुए आंसर करना इस चीज का। मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज हमने बोला है कि ये जो a का वैल्यू है ना, ये a का वैल्यू सपोज 20 है, और जो हमारा मीन है सपोज वो हम लोगों का हमने बोला x इज इक्वल टू मीन, सेम है वो, ठीक है, x इज इक्वल टू मीन, तो ये 20, सो मीन को आप 20 एज्यूम कर लो, मीन एंड x का वैल्यू से इट इज इक्वल टू 20, और जो हमारी a की वैल्यू है वो 10 है। तो एक जगह तो हम ये बोल रहे हैं कि x इक्वल टू m प्लस a, मतलब 20 प्लस 10 30, दूसरी जगह हम ये बोल रहे हैं x इक्वल टू m माइनस a, तो 20 माइनस 10 10, इनका वैल्यू सेम कैसे हो सकता है? मतलब सेम वैल्यू ऑफ y कैसे आएगी? फॉर्मूले को देखते हुए बोलना प्लीज। देखो फॉर्मूला देखो एक बार फॉर्मूला देखो, कुछ समझ आ रहा है कि सेम कैसे आएगी? या फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देख लो, फॉर्मूले में ना वैल्यू पुट करके देख लो, जहां पे x माइनस m करके लिखा है ना, वहां पे एक बार वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि अब हमने जो x का वैल्यू लिया है वो क्या ले, मैम m अपने आप कट रहे हैं, उसके बाद a स्क्वायर हो जा रहा है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। यस, वो स्क्वायर हो जा रहा है, माइनस a स्क्वायर हो या वो प्लस a स्क्वायर हो, उसका वैल्यू तो हमारा स्क्वायर में ही आएगा, और x इक्वल टू m है तो वो तो हम लोगों का माइनस हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं लिखूंगी, अभी सारी चीज लिखूंगी, बट मैं आप लोगों को एक बार देखना चाह रही थी कि मतलब सॉरी, आप लोगों से खुद दिखवाना चाह रही थी कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी लोगों को समझ आया है? लिखूं तो मैं की समझ आया है? प्रिया, विशाल, गौरव, गाइस डिड यू अंडरस्टैंड? All right, so I'll just write down, ये चीज आप लिख लो एक बार ये चीज लिख लो प्लीज, एक बार ये चीज लिख लो। इस आर्बिट्ररी के बाद मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख लूंगी। लेट मी नो व्हेन यू आर डन डूइंग दिस। नेक्स्ट पेज पे मैं आपका ये फॉर्मूले वाला पार्ट दोबारा लिखूंगी, फॉर्मूला भी लिखूंगी दोनों केसेस का, माइनस का भी और प्लस का भी। जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन। ओके ऋषभ, एग्जाम में ना हो सकता है 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉपर्टीज लिख दो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की, व्हाट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, तो उसमें आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला जहां पे कुछ वैल्यूज हमको गिवन होंगी तो आपको वो एसोसिएटेड वाई फाइंड करना होगा थिंग्स। All right, if anybody wants me to wait, please message wait, otherwise I am moving on to explaining this arbitrary part.
चलो, तो हमने बोला कि ये जो हमारा दो वैल्यूज हमने ली हैं x इक्वल टू m प्लस ए, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ 2 पाई e माइनस हाफ टू द पावर माइनस हाफ, एंड द फॉर्मूला विल बिकम a स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर। और अगर हम लोगों का है x इज इक्वल टू m माइनस ए, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस हाफ, एंड दिस विल बी माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। अब जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दोनों फॉर्मूले में, वो सिर्फ आ रहा है इस a स्क्वायर का और माइनस a स्क्वायर का, बट ये तो हमारा इन दोनों केसेस के अंदर a स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। सो इसलिए हम लोगों की जो सिमेट्रिसिटी होती है वो ऐसे मेंटेन्ड रहती है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर। तो जो भी हमारी प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे डाटा की प्रॉपर्टीज अगर नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेंगी, अगर हमको पता है कि इससे एसोसिएट ये एक नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, अगर हमने वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली, तो फिर हम उस टेबल को यूज करके जो मैं आपको बताऊंगी इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ, चलो मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ इसको ना, एक दो चीजें और हैं इस कर्व में। आई जस्ट ड्रॉ दिस कर्व अगेन। ओके, इस केस में हम लोगों का मैक्सिमम पॉइंट कहां पे आ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट? इस मैक्सिमम पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एट x इक्वल टू m, क्योंकि हमारा अगर सिमेट्रिक है तो यहाँ पे जो हमारा m है दैट इज ये हमारा मोड ही होएगा ना, द मोड ऑफ द नॉर्मल कर्व, द मोड ऑफ द नॉर्मल कर्व। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन किए हैं आप लोगों ने मैथ्स में? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन किए हैं? Anybody knows what is points of inflection? मैथ्स में किए हो या इकोनॉमिक्स में वैसे किए हो? बेटा आपकी आवाज थोड़ी फटी हुई आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है, क्या करो? आई थिंक आप ईयरफोन पे थोड़ा सा ज्यादा नजदीक हो बेटा। नहीं, क्लियर नहीं है, पर आप बोलो एक बार, मैं समझने की कोशिश करूंगी। नहीं बेटा आप बोलो, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। मैम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट होता है जहाँ से ग्राफ में राइज शुरू होता है, डिक्लाइन शुरू होता है, जो भी जहाँ पे आपने बोला जहाँ पे राइज शुरू होता है या डिक्लाइन शुरू होता है। ओके, ठीक है, यस, राइट। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर द पीपल हु डोंट नो। ओके, हु गिव द आंसर? हु गिव द आंसर? मैम, पार्थ। ऑलराइट, पार्थ। सो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जहां पे भी हमारे कर्व की शेप चेंज होती है ना, कॉन्केविटी चेंज होता है, कॉन्केव कॉन्वेक्स वो सबने किया है 7th 8th की फिजिक्स में, जहां पे भी हम लोगों की कॉन्केविटी चेंज होती है, कर्व का शेप चेंज होता है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। लाइट में किया होगा ना, लाइट वाले चैप्टर में फिजिक्स लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैसे लाइट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, याद आया कुछ? गो बैक टू योर स्कूल। नहीं, छोड़ो, चलो एनीवेज। ओके, पार्थ ने तो आंसर ही दिया था। सो यहाँ पे ना हम लोगों का जहां जहां पे कर्व चेंज होगा, एक बार प्लीज स्क्रीन पे देखते रहना। टेंजेंसी क्या होती है? जो हम लोगों का जहां पे भी एक कर्व हम लोगों का पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन से टेंजेंट हमारा टच करते हुए निकलता है, तो हम यहाँ पे अभी उन टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन चेंज के टाइम पे इस नॉर्मल कर्व को टच करते हुए निकल रहे हैं। सो एक तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ओके।
एक तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे आएगा, एक और पॉइंट यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा। देन देर इज, जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे हमारा कैसा कैसा लाइन होता जाएगा, कुछ ऐसा होता जाएगा टेंजेंट। अगर हम टेंजेंट की बात करें, जो हमारा लास्ट टेंजेंट अगर होगा वो टेंजेंट हम लोगों का ऐसे होएगा। ब्लू कर्व, ब्लू लाइन सबको दिख रही है ना, ये टेंजेंसी तो सबको पता है, ब्लू टेंजेंट सबको दिख रहे हैं। जो मैंने चार टेंजेंट बनाए मैं नेम कर देती हूँ, T1, T2, T3 एंड द लास्ट वन इज T4। सबको दिख रहा है ना। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, चेंज कहाँ हो रहा है। अब मेरा मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, प्लीज क्वेश्चन ध्यान से सुनना। कोई भी वैल्यू किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम लोग x1 से x2 में जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट डिफरेंस कितना है, अप्रोक्सीमेट चेंज कितना है, हमें कौन से पैरामीटर से पता चलता है? मैम रेंज। बट रेंज, रेंज तो हमें एग्जैक्ट नहीं बताती, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम का बताती है। उसके बाद भी हमने कुछ किया था, डिस्पर्शन। जनरल एक एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, फॉर्मूले में भी यूज हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना स्टैंडर्ड टर्म्स में कितनी वैल्यूज डेविएट कर रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला कि इस कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है, प्लीज लिसन केयरफुली, इस कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो है x इक्वल टू m। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमारा ये जो कर्व है ना, ये चेंज हो रहा है। जब हमने इसके साथ कुछ प्लस a किया, प्लस b किया, माइनस किया, जो कुछ भी किया, उसके बाद हम इस वैल्यू पे आए हैं, यहाँ पे आए हैं सपोज, जहाँ पे हमारा टेंजेंसी पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वैल्यू क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू m तो है ही, प्लस यहाँ पे हमें क्या प्लस या माइनस करना चाहिए कि हमारी वैल्यू आए, कितना हम लोग डेविएट कर रहे हैं। तो इस साइड पे आएंगे तो माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर इस साइड पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दिस विल बी m प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जो हमारे नॉर्मल कर्व के हैं वो अकर करेंगे, मैं लिखूंगी इस चीज को, वो अकर करेंगे एट x इक्वल टू m माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड x इक्वल टू m प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। इज इट क्लियर? ऐसे समझ आया? लिखूंगी भी इस चीज को, अभी समझ आया इतना? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ आना चाहिए, जब भी क्वेश्चंस हो पाएंगे। क्वेश्चंस ऑल तो इसमें थोड़े डायरेक्ट ही आते हैं, इतना नहीं आएगा, बट हम अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं सारी चीजों को। सो फाइनली वी कैन राइट, नाउ आई एम राइटिंग डाउन दिस पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो फाइनली वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन the points of inflection of the normal curve occur at x equal to m plus standard deviation and x equal to m minus standard deviation. These are known as points of inflection. At the, अब क्योंकि हमने बोला कि हम लोगों का कर्व की शेप जहां चेंज हो रही है, या जैसे पार्थ ने बोला जहां पे या तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है या डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। सो उस केस के अंदर अब आप लोग मुझे प्लीज एक चीज बताओ कि जहां पे भी हमारा ये टेंजेंसी, एक चीज और आप नोटिस करो कि जो हमारा ये T1 है ना, T1 टेंजेंट, ये हम लोगों का कर्व के नीचे है, और जो हमारा T4 हाईएस्ट टेंजेंट है वो कर्व के ऊपर है। देख सकते हो ना, एक तो T1 है जो कर्व के नीचे है और एक T4 है जो कर्व के ऊपर है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जब हम लोग पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं और जहां पे टेंजेंसी हो रही है, तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के टाइम पे जो टेंजेंट होगा वो अपना साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में टेंजेंट का साइन चेंज होएगा या नहीं होएगा? नो? ओके विकास, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? बेटा क्वेश्चन समझ नहीं आया या सोच रहे हो?
यश, ऋषभ, पार्थ, गौरव, रोहन, प्रिया. Shut. Okay, so change होगा. Okay. Yash, can you please explain why? Can you just unmute if you are comfortable? Why? जैसे T1 और Just to T2 तो boost your अंदर की साइड confidence, है, yes, it will T3 change. I just want to know the reason. T3 और T4 से चेंज होना स्टार्ट हो रहा है. T1 T2 एक में जा रहा है ना साइन में, T3 एंड T4 में शायद तो हो जाए. तो हम जब भी पॉइंट्स, बेटा जिन विकास आपको शायद क्लियर नहीं है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ. आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारा जो T4 है वो कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, और T1 है वो हमारा कर्व के नीचे लाई कर रहा है. अरे एक चीज ऊपर है एक चीज नीचे है, तो टेंजेंसी में पॉइंट साइन चेंज नहीं होगा विकास? पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज नहीं हो जाएगा? जब मैं बोल रही हूँ शेप ही चेंज हो रही है, एक पॉजिटिव हो रहा है एक नेगेटिव हो रहा है, तभी तो शेप चेंज होएगी ना. टेंजेंसी की साइन की बात कर रही हूं मैं, वाई के साइन की बात नहीं कर रही, टेंजेंसी के साइन की बात कर रही हूं. ठीक है. सो व्हाट आई सेड एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. प्रिया, इज इट क्लियर टू यू? आई एम नॉट सीइंग योर रिप्लाईज. At the points of inflection, okay, Priya. The tangent change its sign. और कुछ जगह पे अगर हम बोलेंगे, जैसे आप ये ऊपर वाली बात करोगे ना, तो ये ऐसे ऐसे सीम होएगा जैसे कि इसने कट कर दिया है मैक्सिमम पॉइंट पे. सो इट विल चेंज इट्स साइन एंड इट विल in fact cut the curve. So at the point of जहां पे ये हमारा कट करेगा ना, इतना इन डेप्थ चलो लिख दो, एक ही इक्वेशन है, जहां पे हमारा ये कट करेगा ना वहां पे हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी. जहां पे हमारा ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे ये इक्वेशन हो जाएगी. जस्ट रिमेंबर, इसका कोई ऐसा यूज नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस. सो नाउ वी आर डन विद द नॉर्मल कर्व. हमने अब, अच्छा एक मिनट आप ये लिख लो, जस्ट राइट दिस डाउन. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस डाउन. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ग्राफ कैसे देखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिस्कस करना है अभी हमें. इट विल जस्ट टेक 10 मोर मिनट्स. थ्योरी आज सारी हो जाएगी, एक दो छोटे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आई थिंक. सो अभी तक हमने डिस्कस किया, जस्ट नोट डाउन इफ यू आर नोटिंग डाउन समथिंग साइड बाय साइड जस्ट हियर. टिल नाउ वी हैव डिस्कस नॉर्मल कर्व क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका एक स्पेसिफिक केस हमने डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्कस कर लिया, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन डिस्कस कर लिए, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टीज, बेल शेप्ड कर्व, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली. अब अगर हमारे पास ये नॉर्मल कर्व है, हमको पता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस नॉर्मल कर्व को सेटिस्फाई कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है. अल्टीमेटली तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. Till now we were discussing normal curve and its properties. Shall we start with normal distribution? Okay. So नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, गिवन कि नॉर्मल कर्व सेटिस्फाइड है. सो वी आर सेइंग गिवन द नॉर्मल कर्व that is given the numerical values of parameters m and sigma square, we can work out probabilities by obtaining the respective areas. कौन से एरियाज अभी आपको पता चल जाएगा, एक बार देख लो.
अगर हम ये बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ वी से दैट वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, we need to find the probability that the value of x, that the value of x, this small x lies between x1 and x2. क्या प्रोबेबिलिटी है? सपोज ये हमारा जो छोटे वाला x है ये 15 है, और ये जो नहीं क्या हमें कोई एक इवेंट दिया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 10 to 20 के बीच में लाई करेगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 10 to 20 के बीच में लाई करेगा अगर हमारी नॉर्मल कर्व कंडीशन से सेटिस्फाइड है तो, या हमें गिवन है कि ये नॉर्मल कर्व की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सेटिस्फाई होता है तो हमें ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? Shall I write this in words also? This says we need to find the probability that small x lies between the given values of capital X1 and capital X2. तो ये अभी हम देखेंगे डायग्राम में हमको कैसे देखना है. गाइस नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. सो अब ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे, अगेन मैं इसको एक सिमेट्रिक कर्व ही ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हमें गिवन है कि ये नॉर्मल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन और हमें निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है. इसका मतलब कि हम लोगों को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये वाला जो रेड शेडेड एरिया है हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है. जो हमारा स्मॉल x है वो स्मॉल x इस x1 और x2 के बीच में लाई करता है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो हमें डायग्राम में क्या फाइंड करना है? क्लियर? अभी मैं आपको सिर्फ केसेस बता रही हूँ. आपको जो वैल्यूज है ना, एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ. जो आप कल हम टेबल करेंगे, आई थिंक टेबल आज नहीं हो पाएगा, 17 हो गए. कल हम टेबल करेंगे, उस टेबल में क्या होगा ना कि आपको ये x1 की वैल्यू ना गिवन होगी. अगर मैंने ये बोला है कि हमारा जो x1 है उसकी वैल्यू 20 है, तो जो हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसको कि हम z टेबल भी बोलते हैं, बताऊंगी ये, जिसको हम z टेबल भी बोलते हैं ना, तो वहां पे इस 20 की वैल्यू, जैसे लॉग में वैल्यूज गिवन रहती थी, वहां पे इस 20 की वैल्यू ऐसे 2.56, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये 25 है तो इसमें z टेबल की वैल्यू सपोज 1.95 ऐसे गिवन रहेगी. तो आप लोगों को ये वैल्यूज फाइंड करनी होंगी और इन दोनों के बीच में फॉर्मूला है एक, उस फॉर्मूले के थ्रू आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी. तो आपको ये डायग्राम में क्लियर होना चाहिए कि आप फाइंड क्या कर रहे हो, इसलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो टेबल फिर समझ नहीं आएगा. तो ये हमने एक केस लिया जहां पे हमने केस 1 लिया कि हमारा जो स्मॉल x है वो कैपिटल x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है. अभी मैं नेक्स्ट केस लूंगी जहां पे हमारा जो स्मॉल x है, चलो ये कर लो एक बार. गाइस आर यू डन ड्राइंग, डन एवरीथिंग? कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस? Okay, Rishabh, what about others? All right. So next case मैं लेती हूँ that okay, the probability that small x is less than capital X1, that small x is less than capital X1. अच्छा, इस केस में आप एक बार ड्रॉ करो फिर मेरे डायग्राम के साथ मैच करना. स्मॉल x इज लेस देन कैपिटल X1. ड्रॉ करो एक बार फिर मैं बनाऊंगी. दोनों कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x ग्रेटर देन x1. एक बार दोनों डायग्राम ड्रॉ करो. टेक 2 minutes, जस्ट ड्रॉ बोथ द डायग्राम्स. Don't wait for me, please draw.
Let me know when you are done drawing, then I'll draw. Okay, Rishabh. What about others? Tanay, Tanmay, Yash, Priya, Gaurav, Ekansh, Manish. What are you guys doing? Okay. All right. So if x is less than x1 and suppose मैंने x1 जब पहले केस में लिया था ना वहीं पे ले रही हूँ. Suppose x1 is given over here. So if x is less than x1 तो हम लोगों का जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया होएगा. ये हो जाएगा ना, x एक्सिस पे यहाँ पे लिया है. अब यहाँ पे भी हम लोगों को ये गिवन होगा, आपका टेबल मैं देखना बताऊंगी कि यहाँ पे भी हम लोग इसका ये वाला सारा जो पोर्शन है ना, this entire probability will be for x less than x1 and the next part x greater than x1, again I will take x1 here only, so this is x1. इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ग्राफ में टेबल बता दूंगी, तो ये हमारी सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट स्मॉल x इज ग्रेटर देन कैपिटल x1. स्मॉल x इज ग्रेटर देन कैपिटल x1. ओके, सो इससे आगे मैं नहीं करा रही हूँ आप लोगों को. कितने लोगों के सही थे ग्राफ्स? ये दो ग्राफ्स कितने लोगों के सही थे? जस्ट बी ऑनेस्ट प्लीज. कितने लोगों के सही थे? ऑल राइट, ओके ओके ओके, ग्रेट, नाइस. सो इससे आगे मैं नहीं करा रही, पर एक चीज मुझे बताओ, क्या आप लोगों को इंटीग्रेशन क्लियर था मैथ्स में? इंटीग्रेशन क्लियर था मैथ्स में? या लिटिल बिट, ओके. तीन छोटे छोटे फॉर्मूले लिख दूं, रटने की मतलब रटने की नौबत नहीं आएगी. थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेटर हो जाएगा. तीनों ग्राफ्स का लिख दूं, तीन छोटे छोटे फॉर्मूले इंटीग्रेशन के टर्म्स में, क्योंकि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व तो कॉन्टिन्यूअस कर्व है ना, जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है. माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस कर्व है ये. तो ये जो एरियाज है ना, इसको हम इंटीग्रेशन के टर्म्स में भी कर सकते हैं. जैसे कि हमारा जो ये वाला एरिया होगा, एक बार मैं अनरिक्वायर्ड चीजें रब कर देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बस, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व है. तो जो एरिया हमें फाइंड करना है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट स्मॉल x इज लाइज बिटवीन कैपिटल x1 एंड कैपिटल x2. तो ये हम इंटीजर से कैसे फाइंड, इंटीग्रेशन से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं दैट दिस गोज फ्रॉम x1 to x2 and the entire normal distribution curve. What is AOI, Rishabh? मैम वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. What is एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन? yes, application of integration. Okay, so फिर आपको एंटायर कर्व लिखना है. यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि ये जो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखा है ना, रूट 2 पाई e minus half x minus m whole square divided by this and dx. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम इस पूरे नॉर्मल कर्व को कंसीडर कर रहे हैं, पर हम एरिया कितना फाइंड कर रहे हैं? सिर्फ x1 से x2 तक. समझ में आया फॉर्मूला? इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन क्वेश्चन में नहीं आएगी, पेपर में नहीं आएगी, बट वैसे पता होना चाहिए कि हम एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बट एरिया हमें लेना है x1 से x2. ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों के भी लिख देती हूं मैं. सो फॉर दिस ओवर हियर इट विल कम एज x लेस देन x1. सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x1. वी विल टेक इट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी है ना लेफ्ट साइड पे, सो दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू x1 एंड देन द एंटायर फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मल कर्व लिख लेना. उसी तरीके से जो हमारा ये थर्ड केस है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा. So this will be in the area from this positive infinity to x1, x1 to positive infinity.
x1 to positive infinity and the entire formula for the normal curve. So this is your another property. तो easy है कि हमारा continuous curve होता है ये, तो ऐसे हम integration के through भी अपना area निकाल सकते हैं. So now we have done normal curve, formula for normal curve, specific case of normal curve termed as standard normal curve. We did 3-4 properties associated with normal curve. Then we did normal distribution. We discussed regarding the probability in terms of graphs, in terms of diagrams. We discussed how to find out that area which is required as per the question, taking into account integration. अब हम लोग कल इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. अभी पॉसिबल नहीं होगा, एक बार टेबल समझेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ठीक है? ऑल क्लियर? आज की क्लास का सब ठीक है ना? एनी डाउट एनीवेयर प्लीज आस्क. एनी पॉइंट, मैंने सारी चीजें दोबारा बोली हैं जो आज कवर हुई है. किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है, प्लीज आस्क. ओके, ऑलराइट. आई थिंक कल हम लोगों का फिर खत्म हो जाना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इस वीक प्रोबेबिलिटी तो आई विल फिनिश, इट वोंट टेक दैट मच टाइम. देन विल बी लेफ्ट विथ 3 more चैप्टर्स. जो आपका थर्ड यूनिट है